अच्छा जी, 7 टॉपिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा भाई, अब हमने असेंबली का जो एक्चुअल जो प्रोग्राम है वो लिखते कैसे हैं वो हमने मतलब कि आज सीखना है कि उसके अंदर बॉडी, उसके अंदर हेडर फाइल्स, डायरेक्टिव, कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जो हमने असेंबलर यूज करना है वो हम बाद में देखेंगे। थ्योरेटिकली जो चीजें समझने वाली है वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर वो है मेमोरी मॉडल। मेमोरी मॉडल से क्या मुराद है कि प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें कौन सा मॉडल जो है, मेमोरी का मॉडल, कितना साइज जो है, कितने साइज का मॉडल जो है वो हमें चाहिए। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे वर्क के ऊपर, हमारे साइज ऑफ कोड के ऊपर। अगर ज्यादा होगा, कोड ज्यादा लेंथी होगा तो उसके लिए ज्यादा लार्ज मॉडल यूज होगा। अगर कम लेंथी होगा, कम लाइंस पर मुश्तमिल होगा तो उसके लिए स्मॉल या मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द साइज ऑफ कोड एंड डेटा अ प्रोग्राम कैन हैव टू डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफाइंग अ मेमोरी मॉडल यूजिंग द डॉट मॉडल डायरेक्टिव। तो इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं, डायरेक्टिव यूज करते हैं जिसे कहते हैं डॉट मॉडल डायरेक्टिव। जब भी हमने कोड लिखना है असेंबली के अंदर तो सबसे पहले हम उसका मॉडल जो है उसको लाजमी डिक्लेयर करेंगे, यानी कि डॉट मॉडल की कमांड से। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, डॉट मॉडल लिख लेंगे। फिर ये क्या है, ये कमेंट में उसने बताया कि ये क्या चीज है, ये मेमोरी मॉडल है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म के मॉडल जो है असेंबली के अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे हमारे पास ये पूरी एक लिस्ट नजर आ रही है मेमोरी मॉडल की 4.4 टेबल में। स्मॉल, मीडियम, कंपैक्ट, लार्ज, ह्यूज, ये जो है मेमोरी मॉडल यूज करते हैं। अब देख लेते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं साथ ही मेमोरी मॉडल्स की, कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉडल है वो कौन सा है, स्मॉल। स्मॉल जो है इसके अंदर जो कोड होगा एक ही सेगमेंट में आएगा। ठीक है ना, कोड, और इसमें जो डेटा होगा वो भी क्या होगा, उसका भी एक ही सेगमेंट होगा। ठीक है, तो सेगमेंट जो है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सेगमेंट क्या चीज है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो है 64 KB का। ठीक है ना, तो मीडियम जो है ये भी मेमोरी का मॉडल है और इसमें कोड इन मोर देन वन सेगमेंट। इसमें जो कोड होगा वो कितना होगा, एक सेगमेंट से ज्यादा होगा, लेकिन डेटा जो है वो एक ही सेगमेंट का होगा। कंपैक्ट जो है ये इससे बड़ा साइज है, इन ऊपर वाले दोनों से बड़ा साइज है। इसमें कोड जो होगा वो एक सेगमेंट में होगा, जबकि डेटा जो होगा वो क्या होगा, देन वन सेगमेंट, मोर देन वन सेगमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे कोड और डेटा का कॉन्सेप्ट ये है कि कोड जो है जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो, और डेटा से मुराद जितने भी वेरिएबल्स है, जो भी रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं उससे मुराद ये। ठीक है, लार्ज जो है ऊपर वाले तीनों से बड़ा होता है। कोड इन मोर देन वन सेगमेंट, एक सेगमेंट से ज्यादा होता है। डेटा इन मोर देन वन सेगमेंट, डेटा भी जो है वो एक सेगमेंट से ज्यादा होता है। इसमें नो एरे लार्जर देन 64 के बाइट्स, लेकिन इसके अंदर जो अरे यूज होगा उसका साइज 64 के बाइट्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये 3 साइज आपने यहाँ पे देखे, और सॉरी 4, और ऊपर वाले चारों से जो बड़ा होता है वो ह्यूज होता है। तो इसमें जो कोड होता है वो मोर देन वन सेगमेंट होता है, डेटा भी मोर देन वन सेगमेंट होता है, और इसके अंदर एरेज जो यूज करेंगे कहीं पे भी उनका साइज भी जो है वो 64 के बाइट से जो है अब होगा, ज्यादा होगा। समझ आ गई है। तो अब आइए अब बात करते हैं डेटा सेगमेंट क्या चीज है। डेटा सेगमेंट कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स। देखा मैंने ऊपर जिस तरह से आपको पहले भी बताया था कि डेटा सेगमेंट क्या होता है, इसके अंदर तमाम के तमाम वो वेरिएबल्स शामिल होंगे जो आपके प्रोग्राम के अंदर होंगे। वेरिएबल्स की डेफिनेशंस इसके अंदर आएंगी। समझ आई ये बात की, क्या आएंगी, वेरिएबल्स की डेफिनेशंस इसके अंदर आ जाएंगी। कांस्टेंट डेफिनेशंस भी इसके अंदर ऑफन मेड हियर एज वेल, बट दे मे बी प्लेस्ड एल्सवेयर इन द प्रोग्राम सिंस नो मेमोरी एलोकेशन इज इन्वॉल्व। टू डिक्लेयर आ डेटा सेगमेंट वी यूज द डायरेक्टिव। तो जब भी हमने कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हम कीवर्ड यहां पे यूज करेंगे, डॉट डेटा। ये हमें लाजमी लिखना होगा, जिस तरह से ऊपर हमने डॉट मॉडल्स लिखा था। तो डॉट डेटा जब हम लिखेंगे तो वो
असेंबलर समझ जाएगा कि इसके अंदर अब कोई ना कोई वेरिएबल या कांस्टेंट की डिक्लेरेशन होने वाली। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे बताया हुआ क्लियरली, एक एग्जांपल दी हुई है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे। डॉट डाटा लगा लिया, असेंबलर को पता चल गया कि इसके नीचे क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल्स है। तो ये देखिए वर्ड 1 एक वेरिएबल का नेम DW2, ठीक है ना, 2 इसका डेटा है, वर्ड 2 DW5 मैसेज, दिस इज अ मैसेज, मास्क EQU, ये सारा देखें यहाँ पे आप। अच्छा भाई, इसके बाद डेटा सेगमेंट के बाद यहाँ पे अगला सेगमेंट जो आ जाता है वो है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट क्या है? द पर्पस ऑफ द स्टैक सेगमेंट डिक्लेरेशन इज टू सेट असाइड अ ब्लॉक। यानी कि यहाँ पे देखें जरा, स्टैक सेगमेंट मोस्टली जो है प्रोसीजरल कॉल्स जो हैं वो इसके अंदर होती हैं, स्टैक सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ही होता है। आपको पता है कि स्टैक क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिक्वेंशली डेटा स्टोर होता है, और इसमें जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में चीज आएगी वो सबसे पहले आउट होगी, उस बेस पे यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। द स्टैक एरिया शुड बी बिग इनफ टू कंटेन द स्टैक इट्स at its maximum size. The declaration syntax is dot stack size. Okay. तो यहाँ पे where size is an optional number that specifies the stack area size in bytes. तो ये देखें यहाँ पे साइज देंगे 100H का साइज, इसका मतलब क्या है 100H bytes for the stack area. Okay. तो रीजनेबल साइज ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशंस, तो ज्यादातर मोस्टली यही यूज होता है 100H। इफ साइज इज ओमिटेड 1 KB इज सेट असाइड फॉर स्टैक एरिया। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें देख ली, डॉट मॉडल और डॉट स्टैक। अब थर्ड जो है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर जितनी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस है वो सारी आ जाती हैं। जिस तरह से पहले मैंने ऊपर बताया है आप लोगों को कि इसके अंदर भी हम कीवर्ड डॉट कोड का लिखेंगे, वेयर नेम इज द ऑप्शनल नेम ऑफ द सेगमेंट, देयर इज नो नीड फॉर द नेम इन अ स्मॉल प्रोग्राम। स्मॉल प्रोग्राम में इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लार्ज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज असेंबलर विल जनरेट एन एरर, क्योंकि एरर जो है जनरेट कर देगा असेंबलर। इनसाइड अ कोड सेगमेंट इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोसीजर्स। द सिंपलेस्ट प्रोसीजर डेफिनेशन इज, वो क्या है, नेम आगे PRO, प्रोसीजर, बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, नेम एंड P। ओके, वेयर नेम इज द सेम ऑफ द प्रोसीजर एंड NP आर pseudo of that डेलिनिएट द प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल इसकी डेफिनेशन, नेम, प्रोसीजर, बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, नेम, और यहाँ पे कोड ही आएगा। तो कोड, मेन प्रोसीजर, उसके अंदर मेन, बॉडी, फंक्शन की। तो ये भाई एक इसका कोड था। अब यहाँ पे जो है हम पुटिंग इट टुगेदर। अब इस सारा जो ऊपर डिटेल हमने स्ट्रक्चर देखा है ना प्रोग्राम का, उसको हम जरा एक मिसाल के साथ पूरे को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि प्रोग्राम हमें कैसा नजर आए। तो यहाँ पे समझ लो कि हमारा जो कोड है, कोड जो प्रोग्राम है वो इतना बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है, छोटा सा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मॉडल जो करेंगे यूज वो स्मॉल करेंगे। तो स्मॉल के अंदर आप लोगों ने साइज देख लिया था कि एक ही इसके अंदर कोड सेगमेंट होता है और एक ही इसके अंदर डेटा सेगमेंट होता है। तो ये अच्छा, आप इसको ये समझ के चलें, जिस तरह से आप C++ का कोड लिखते थे ना, उसके अंदर हेडर फाइल्स होती थी, इंक्लूड, conio.h, हैश इंक्लूड, स्टूडियो, जिस तरह उसके अंदर देखते थे C के अंदर conio.h, फिर उसके बाद ये सारी चीजें iostream.h। तो इसी तरह असेंबली का जो है ना, ये तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ये चीजें जो हैं वो लाजमी आएंगी। डॉट स्मॉल, मॉडल स्मॉल हो गया, उसके बाद डॉट स्टैक 100H, डॉट डाटा, इसके अंदर डेफिनेशन गो हियर, मतलब कि यहाँ पे डेटा आ जाएगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। कोड के नीचे जो मेन फंक्शन होता था ना, जिसका वॉइड मेन लिखते थे उसके अंदर, तो यहाँ पे जो है मेन प्रोसीजर। प्रोसीजर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, फंक्शंस ही होते हैं। तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। तो डेट तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जब वो इंस्ट्रक्शंस एंड हो जाएंगी तो मेन एंड P, अदर प्रोसीजर गो हियर एंड मेन। द लास्ट लाइन इन द प्रोग्राम शुड बी एंड डायरेक्टिव फॉलोवेड बाय नेम ऑफ द मेन प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें ओके। तो ये आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया कि प्रोग्राम इस तरह से इसमें जो है वो लिखा जाएगा। तो आई होप सो के ये आपको समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसी में देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट यूजर से जो है
कैसे ली जाती है। जिस तरह से देखें आपने असेंबली के अंदर देखा कि यूजर से इनपुट लेने के लिए अलहदा से इंस्ट्रक्शन और आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए अलहदा से। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले होती है, इसके लिए भी यहाँ पे फंक्शंस यूज होते हैं जिनको प्रोसीजर्स कहते हैं, रूटीन्स कहा जाता है। तो जिस तरह आपको पता है कि पहले चैप्टर में भी हमने देखा था कि सीपीयू जो कम्युनिकेट करता है वो पेरीफेरल डिवाइसेस के थ्रू रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स को यूज करके करता है, जो कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहलाती हैं। तो दो तरह की यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज होती हैं, एक को इन कहते हैं और एक को आउट कहते हैं, जो कि इनपुट आउट पोर्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस करती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है फॉर एग्जांपल आपने कोई भी यूजर से इनपुट लेनी है तो उसके लिए रूटीन सर्विस रूटीन्स यहाँ पे है वो यूज होंगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जब आपने तेजी के साथ कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कोई गेमिंग प्रोग्राम है, गेम खेल रहे हैं, उसके लिए भी क्या है सडन जो है कोई ना कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे रूटीन्स या ये इंस्ट्रक्शंस जो है यूज होती हैं। अच्छा जी, मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो अक्सर इन और आउटपुट यूज नहीं करते क्योंकि उसमें पोर्ट एड्रेसेस जो होते हैं, कंप्यूटर मॉडल, दो किस्म की उसमें चीजें होती हैं। एक तो होता है कंप्यूटर मॉडल्स, ठीक है ना, पोर्ट एड्रेस होते हैं, और दूसरा ये मच इजियर टू प्रोग्राम इनपुट आउटपुट विद द सर्विस रूटीन्स प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अच्छा खैर ये आप देखें कि इनपुट आउटपुट सर्विस रूटीन्स हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं। दो बेसिक कैटेगरीज हैं जो कि इसके अंदर हम यूज करेंगे, एक बायोस और दूसरी डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस और डोज रूटीन्स। तो बायोस रूटीन्स आर स्टोर्ड इन रोम एंड इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द आईओ पोर्ट्स। तो रूटीन्स आर स्टोर्ड इन, ये जो बायोस होती है ना, ये रूटीन्स स्टोर होती हैं रोम के अंदर और डायरेक्टली इनपुट आउटपुट के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है ना। आगे मजीद चैप्टर 12 में इसे देखेंगे। तो बेसिक स्क्रीन के ऑपरेशंस जो होते हैं या कर्सर मूविंग के जो भी फंक्शंस हैं वो इन बायोस से जो है बायोस रूटीन्स यूज की जाती हैं उनके लिए। तो डोज रूटीन जो है आउट मोर कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग अ कैरेक्टर, आपने कोई कैरेक्टर प्रिंट करना हो, कोई स्ट्रिंग आपने प्रिंट करना हो, तो उसके लिए डोज रूटीन जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट जो है इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है। अच्छा, इंट स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब आप वैसे भी समझते हैं, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें इंटरप्ट क्या है, किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का परफॉर्म होना, वो इंटरप्ट कहलाता है, यानी कि इंटरप्ट प्रोसेसिंग को इंटरप्ट कर देना। तो यहाँ पे डोज और बायोस रूटीन्स में एक इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज होती है, उसका कीवर्ड जस्ट INT यूज करेंगे और आगे उस इंटरप्ट का हेक्साडेसिमल में हम क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे, ठीक है। ये आगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इंटरप्ट नंबर ये एक नंबर होता है जो कि स्पेशली एक रूटीन होती है। रूटीन क्या, फंक्शन एक होता है, उसके अंदर कोई ना कोई इनपुट का फंक्शन होगा या आउटपुट का फंक्शन होगा। कोई ऐसा इनपुट का फंक्शन होगा यूजर से इनपुट ले रहा होगा, आउटपुट का फंक्शन होगा कोई स्क्रीन के ऊपर चीजें डिस्प्ले करवा रहा होगा। जिस तरह से यहाँ पे एक इंटरप्ट है, इंटरप्ट 16H यानी कि 16H हेक्साडेसिमल में एक इंटरप्ट नंबर है जो कि बायोस रूटीन यानी कि इनपुट आउटपुट को क्या करेगा, कॉल करेगा और परफॉर्म करेगा कौन सा, कीबोर्ड इनपुट। या फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम इनपुट 16H यूज करेंगे तो सिस्टम ये समझ जाएगा कि भाई यूज कीबोर्ड की तरफ से कोई ना कोई इनपुट आएगी, ठीक है, तो वो यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डोज रूटीन है ये इंटरप्ट 21H। यहां पे इसको जरा डिटेलन देखते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ डोज फंक्शंस, इसके अलावा बहुत ज्यादा डोज फंक्शंस हैं। अ पार्टिकुलर फंक्शन इज रिक्वेस्टेड बाय द प्लेसिंग ऑफ फंक्शन नंबर इन द AH रजिस्टर एंड इनवोकिंग। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसके लिए ये काम कैसे करेगा, एक फंक्शन नंबर है, AH रजिस्टर एक यूज होगा और इंटरप्ट 21H
इसको हम यूज करेंगे। इसमें फंक्शन कौन कौन से ये परफॉर्म करता है? देयर आर 3 मेन यहाँ पे फंक्शंस हैं इन लिस्ट है। फंक्शन के नंबर, एक 1, एक 2 और एक 9। जो 1 है ये यूज किया जाएगा सिंगल इनपुट लेने के लिए, यानी कि कोई एक इनपुट को एंटर करेगा। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 2 जो है वो क्या है? सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए ये यूज करेंगे। फिर उसके बाद आ गया है 9। 9 क्या है? स्ट्रिंग जो है उसको, अब पहला जो है ये इनपुट के लिए, 1 नंबर सिंपल ये याद रखें, पहला जो है इनपुट के लिए और 9 और 10 जो है आउटपुट के लिए ये वाला फंक्शन नंबर इस्तेमाल करेंगे। 2 जो है कोई एक कैरेक्टर को डिस्प्ले, एक कैरेक्टर के लिए, और 9 जो है ये पूरे कैरेक्टर के मजमूए यानी कि स्ट्रिंग के लिए। तो एक्सेप्ट इनपुट वैल्यू टू बी सर्टेन रजिस्टर एंड रिटर्न आउटपुट वैल्यू, और इसके लिए इन एक खास हम रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे जो कि इनपुट लेगा भी और आगे आउटपुट के लिए भी वही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन नंबर 1 देख लेते हैं सिंगल इनपुट के लिए। तो इसको सिंटैक्स क्या होगा, कैसे लिखेंगे? इसको हम यूज करेंगे इनपुट AH इज इक्वल टू 1। ये मतलब कि AH एक रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर? तो यहाँ पे सिंगल के इनपुट के लिए इनपुट AH ये एक रजिस्टर है। अच्छा, ये 16, क्योंकि 16 बिट पे हम काम कर रहे हैं ना, तो 16 बिट का रजिस्टर है। 2 पार्टीशन इसकी हो जाएगी, एक बाइट का और दूसरा भी 1 बाइट का। AH जो है वो उसकी हाई साइड है, जिस तरफ मैग्नीट्यूड हाई होता है। तो उसमें हमने 1 जो है इसको इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है, 1 नंबर दे दिया। और आउटपुट के लिए AL को यूज करेंगे जो कि आस्की कोड, मतलब अगर हम कोई भी कैरेक्टर की प्रेस करते हैं, कैरेक्टर की कौन सी, कोई अल्फाबेट्स, कोई लेटर हमने प्रेस किया, तो उसके लिए जो है एक किस्म की इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। अदरवाइज इसकी वैल्यू किसी भी नॉन कैरेक्टर की प्रेस करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस रूटीन को कैसे करेंगे? जिस तरह से ये देखें, मूव एक ऑपरेशनल कोड ऑफ कोड, मूव AH के अंदर हमने 1, इससे मतलब कि CPU समझ गया कि भाई ये इनपुट ले रहा है। और इंटरप्ट जो है 21H, तो यहाँ पे क्या आ गया है 21H में क्या हो गया? ASCII कोड इन AL। तो ये ASCII कोड गेट कर लेगा। तो जब भी प्रोसेसर यूजर की कोई भी की प्रेस करेगा, तो ये जो करेक्टर की जो है AL जो है इसमें रजिस्टर जो है वो क्या करेगा? ASCII कोड ले लेगा, ठीक है ना। ASCII कोड का टेबल आप देख सकते हैं, ASCII कोड हमने पढ़ा था। तो करेक्टर इज आल्सो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो करेक्टर है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसके अलावा वो कोई की प्रेस करेगा, यानी कि कोई एरो की हो गई या कोई फंक्शन कीज हो गई F1 से F2, तो उसके लिए AL कौन सा चीज कंटेन करेगा? वो 0 कंटेन करेगा। तो इंटरप्ट 21H जो है वो इसी मकसद के लिए यहाँ पे यूज होती है, बिकॉज इंटरप्ट 21H फंक्शन 1 डजंट प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट। तो यहां पे दूसरा फंक्शन आप देख सकते हैं, ये जो है कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इनपुट क्या है? AH रजिस्टर यूज करेंगे और वैल्यू इसकी 2 होगी। 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फॉर डिस्प्ले द कैरेक्टर। तो DL के डेटा रजिस्टर की लो साइड ASCII कोड डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? DL एक रजिस्टर करेंगे, उसकी लो साइड को यूज करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल कैरेक्टर। और आउटपुट के लिए हमेशा हमें AL रजिस्टर को यूज करना है, यानी कि जो कि ASCII कोड गेट करेगा, या कोई भी कंट्रोल कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर विद दिस फंक्शन वी पुट इट्स ASCII कोड इन DL, यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो डिस्प्ले करना है तो उसके अंदर हम ASCII कोड DL के अंदर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, मूव AH टू डिस्प्ले कैरेक्टर फंक्शन है ये, यानी कि इसका नाम ही क्या है? डिस्प्ले कैरेक्टर फंक्शन। DL के अंदर क्या है? कैरेक्टर इज, कोई भी एक क्वेश्चन मार्क है, कोई भी है, उसके अंदर ये डाल दिया DL के अंदर। इंटरप्ट 21H क्या है? ये डिस्प्ले कैरेक्टर हो जाएगा। तो जो भी चीज होगी यहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर जो भी चीज हिट करेगा कीबोर्ड के जरिए। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आप देख रहे हैं, जो इतनी 3 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसके जरिए स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी, ठीक है ना। तो जैसे ये काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो
कर्सर है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शन 2 में आल्सो बी यू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन इफ डीएल कंटेन्स द आस्की कोड ऑफ द कंट्रोल कैरेक्टर इंटरप्ट 21H कॉज द कंट्रोल फंक्शन टू द परफॉर्म द प्रिंसिपल कंट्रोल कैरेक्टर्स आर फॉलोज। अच्छा भाई, ये जो कुछ है कंट्रोल कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है आस्की कोड जो मोस्टली यूज होते हैं हैग्स में। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ए हो गया और डी हो गया। तो ए बेल के लिए यानी कि बी साउंड वो देगा, 8 जो है बैक स्पेस के लिए, 9 जो है वो टैब के लिए, ए जो है लाइन फीड न्यू लाइन के लिए, डी जो है ये सी आर के लिए। तो ये कुछ जो है नेसेसरी चीजें जो हैं। ऑन एग्जीक्यूशन एएल गेट्स द आस्की कोड ऑफ द कंट्रोल कैरेक्टर। ये बात याद रखना कि एएल जो है वो क्या करता है, आस्की कोड जो है वो लेता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं भाई, अब पहला प्रोग्राम लिख के देखते हैं, क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को जो है वो क्या कर लिया है, देख लिया है कि कौन सी होती हैं, कैसे वो मतलब ये काम करती हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम विल रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर एंटर की प्रेस करेंगे उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा कीबोर्ड, और उसको डिस्प्ले करवाना है पहली लाइन में। ठीक है ना, तो वी स्टार्ट बाय डिस्प्लेइंग अ क्वेश्चन मार्क। तो हम क्वेश्चन मार्क से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मूव AH टू डिस्प्ले कैरेक्टर फंक्शन। ये डिस्प्ले क्या है, ये कैरेक्टर फंक्शन जो अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं ना, ये उसकी कमांड है, स्टेटमेंट है। मूव DL ये कैरेक्टर जो है लेगा, वो कौन सा है, क्वेश्चन मार्क इनिशियलाइज करवा दिया, और इंटरप्ट 21H जो है ये इसको जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। समझ आ गई है। सेकेंड इंस्ट्रक्शंस देख लें, 3FH द आस्की कोड फॉर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका जो आस्की कोड है वो क्या है, और वो जाएगा किसमें, DL रजिस्टर में। नेक्स्ट वो रीड अ कैरेक्टर। अब हमें ये तो हमने दे दी एक आउटपुट डिस्प्लेइंग के लिए पूरा फंक्शन दे दिया है। अब इसको हमने क्या करना है, कैरेक्टर को रीड करना है। ठीक है ना, कैरेक्टर को रीड कैसे करेगा वो, मूव AH के अंदर 1। अब 1 जो है ये वाला हम पढ़ के आए कि ये कैरेक्टर को रीड करने के लिए, यानी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए। 21H जो है ये इनपुट फंक्शन है जो ऊपर पढ़ के आए हैं। AL के अंदर आस्की कोड आ जाएगा। ये जो इंटरप्ट 21H का मतलब क्या है कि एक AL रजिस्टर है, उसके अंदर जो आस्की कोड है वो किसी भी चीज का जो भी हम प्रेस करेंगे की, वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ वी वुड लाइक टू डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द नेक्स्ट लाइन। बिफोर डूइंग सो द कैरेक्टर मस्ट बी सेव्ड इन अनदर रजिस्टर। अच्छा, जब भी जिस तरह से होता था ना, हम C++ के अंदर देखते थे कि किसी भी चीज को स्टोर करवाने के लिए एक अलग से हम उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। जिस तरह से एक सम का वेरिएबल लेते थे, सम इज इक्वल टू A + B कर देते थे। यहां पे भी ऐसे ही है, बिफोर डूइंग सो द कैरेक्टर मस्ट बी सेव्ड इन अनदर रजिस्टर। तो कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक दूसरे रजिस्टर के अंदर क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो वी विल सी वाई इन अ मोमेंट। तो यहां पे देख लें, मूव DL, BL के अंदर, AL के अंदर क्या पड़ा हुआ है, AL के अंदर पड़ा हुआ है जो भी की प्रेस की गई है उसका आस्की को, और वो इनिशियल कर दिया, किसको कर दिया, BL को दे दिया। तो सेव इट इन BL के अंदर सेव हो गया। तो ये आपने ज़हन में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे बताई। टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन वी मस्ट एग्जीक्यूट कैरी एज रिटर्न। अच्छा भाई, मैं चाहता हूं कि ये मेरी स्क्रीन है, और जब भी कोई चीज प्रिंट हो तो इसमें कर्सर जो है वो स्टार्ट पे आ जाए। ठीक है ना, कर्सर जो है वो कहां पे आ जाए, स्टार्ट में आ जाए। टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन वी मस्ट एग्जीक्यूट अ कैरी एज रिटर्न एंड लाइन फीड। ये दो फंक्शन है, तो अगली ही लाइन पे शुरू में आ जाएगा कर्सर। इन दोनों को यूज करेंगे, वी कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। अब ये भी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाने हैं, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है हमने ये डिस्प्ले करवाना है ना, तो इसके लिए फंक्शन तो वही आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल होगा। DL के अंदर हमने इनिशियल जिस तरह ऊपर पढ़ के आए कि DL के अंदर पहले हमने चीज को डालना है। तो DL के अंदर कैरी एज रिटर्न का जो हेक्साडेसिमल कोड होगा 0DH, उसको हम क्या करेंगे, मूव करवा देंगे। और इंटरप्ट 21H क्या है, एग्जीक्यूट कैरी एज रिटर्न। जो कैरी एज रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह कैरी एज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि शुरू में कर्सर को ले जाना। फिर इसी तरह जो है मूव DL 0AH लाइन फीड, अगली लाइन पे, यानी कि तो लाइन फीड में जो है
0AH इसका ASCII कोड है, एग्जीक्यूट लाइन फीड, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। द रीजन वाई वी हैड टू मूव द इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम AL टू BL इज दैट द इंटरप्ट H। अब वो कह रहा है कि रीजन इसके पीछे क्या है कि AL को BL में डाल रहे हैं, तो फंक्शन 2 यूज करेंगे चेंजेस AL, तो यहाँ पे मूव DL के अंदर गेट कैरेक्टर। अब दोबारा मतलब कि उसके वाइस वर्सा, यानी कि वो दोबारा चीज जो है हम क्या है BL की DL में लेंगे, क्योंकि हम डिस्प्ले कराने जा रहे हैं। डिस्प्ले के लिए भी कहा था ना कि पहले दूसरे में लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिस्प्ले करवाया जाता है। यहाँ पे ऊपर पढ़ के आए थे, ये देखें अपना इसके के कोई भी चीज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको दोबारा उसमें लेके आया जाता है। तो यहाँ पे BL को DL में मूव कराया और इंटरप्ट 100H जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लें आप प्रोग्राम। तो ये था इसका एक, अब ये किस्म का आप समझ लो कि पूरा एक फर्स्ट प्रोग्राम था, एक किस्म का ये जस्ट उन्होंने बताया हुआ था। अब आ जाए जरा प्रोग्राम लिस्टिंग, ये जो एक्चुअल प्रोग्राम है, ठीक है ना, एक इको का प्रोग्राम है, मॉडल लिखा, स्टैक 100H कोड, मेन प्रोसीजर, डिस्प्ले प्रॉम्प्ट, ये जो खाली स्क्रीन जो आती है ना, तो ये प्रोग्राम है डिस्प्ले प्रॉम्प्ट। अब ये देखिए सारा आगे ना प्रोग्राम कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बेशक ऑनलाइन कंपाइलर पे भी, असेंबलर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। मूव AH टू डिस्प्ले कैरेक्टर फंक्शन, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये तो इतना आ गया यहाँ तक, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले करने के लिए, ये कमेंट पे ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर अब इनपुट लेना है यूजर से, तो उसके लिए इनपुट के लिए ये आ गया, ये किसके लिए था, ये आउटपुट के लिए ये आ गया। ठीक है ना, तो इसमें से फिर भी कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। गो टू न्यू लाइन, अब न्यू लाइन के लिए कैरिएज रिटर्न और लाइन फीड का फंक्शन परफॉर्म करना है, जो कि ये देखें पूरी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो है अब कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, कैरेक्टर के डिस्प्ले करने के लिए क्या है, यहाँ पे रिट्राइव कैरेक्टर, तो जो भी आपने करना है DL के अंदर जो भी पड़ा होगा उसको DL के अंदर मूव करवाएंगे, और ये जो इंटरप्ट 20 है इसको डिस्प्ले कर देंगे। और लास्ट में जो है रिटर्न डॉस एग्जिट फंक्शन है, जो कि इसको करने के बाद एग्जिट कर देगा, एंड P और मेन एंड हो गया। तो ये है बहुत ही इजी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बिकॉज नो वेरिएबल वर यूज द डेटा सेगमेंट वाज ओमिटेड। ठीक है, टर्मिनेटिंग अ प्रोग्राम, द लास्ट 2 लाइंस जो है इसकी, ये जो आपको नजर आ रही है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड सम एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ प्रोग्राम terminates it should return control to DOS. This can be accomplished by executing int21H function 4ch. Okay, so let's आगे चलते हैं हम, बस तकरीबन ये लास्ट ही टॉपिक है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि ये पूरी फाइल जो है ये कंपाइल कैसे होगी, पूरा प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, इसको हम करेंगे। तो बिल्कुल ही थोड़ा सा है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। जिस तरह से आपने सी का प्रोग्राम देखा होगा, इसी तरह से यही है कि प्रोग्राम क्रिएट और रन कैसे किया जाता है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखेंगे इसका, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .asm फाइल बनेगी। उसके बाद जब असेंबलर के पास जाएगी तो वो इसको क्या करेगा, असेंबल करेगा, और जब वो होने के बाद जो एक फाइल बन के आएगी वो ऑब्जेक्ट फाइल बन के आएगी। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद एक लिंकर होगा जो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज को क्या करता है, इंक्लूड कर देता है, लिंक कर देता है, और उसके बाद जो है एक्जी फाइल बन के आ जाती है, और वो एक्जी फाइल जो है वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने असेंबलर यूज किया हुआ है, हम ये असेंबलर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात है मेरे। अच्छा, ये वाला जो अगला ये टॉपिक है, इसमें ये बताया गया है, ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं वो एक हमने सिंगल ही कैरेक्टर यूजर से लिया है और कैरेक्टर को ही डिस्प्ले किया है। मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये जो है पूरा स्ट्रिंग जो है, अगर आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, यानी कि कोई मेरा नाम हो गया या आपका अपना नाम हो गया, ये अगर स्क्रीन के ऊपर करवाना है तो वो कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे देखे, पहला प्रोग्राम तो देख लिया था, फंक्शन 1 और 2 हमने यूज किए, एक रीड करता था और एक जो डिस्प्ले करवाता था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने यूज वही करना है,
लेकिन हम स्ट्रिंग जो है वो करेंगे। इसके लिए जो फंक्शन का नंबर होगा वो 9 को यूज करेंगे इंटरप्ट 21H के साथ। तो इन पर dx ऑफसेट एड्रेस, dx एक रजिस्टर यूज करेंगे जो कि ऑफसेट एड्रेस लेगा किसी भी स्ट्रिंग का। अब ऑफसेट के बारे में पहले बताया था, चैप्टर नंबर आई थिंक 3 में ही बताया था आप लोगों को कि ऑफसेट एड्रेस क्या होता है। मेमोरी के अंदर ही जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट के अंदर जो है मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उनको जो एक्सेस किया जाता है वो ऑफसेट नंबर से किया जाता है। ऑफसेट नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि सेगमेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 10 मेमोरी लोकेशंस हैं, 10 सेल्स हैं, तो इनमें से अगर 5 पे जाना है तो सबसे पहले उस सेगमेंट नंबर पे पहुंचेंगे। सेगमेंट नंबर के अंदर अगर 5 पोजीशन पे जाना है तो हम 5 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा। तो इसी तरह स्ट्रिंग का जो है ऑफसेट एड्रेस जो है वो कौन सा रजिस्टर लेगा, dx ले। द स्ट्रिंग मस्ट एंड विद द डॉलर कैरेक्टर। अब जो भी हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी होगी तो उस स्ट्रिंग के लास्ट में जो है डॉलर का साइन जो है वो लाजमी पुट करेंगे। मार्क्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इज नॉट डिस्प्लेड। अच्छा जी, तो ये हेलो है, एक स्ट्रिंग है, इसको कैसे मतलब के डिस्प्ले करेंगे? तो इस तरह ये देखें, नेम है एक मैसेज, आगे डिफाइन बाइट और सिंगल कोटेशन के साथ हम क्या लिखेंगे, हेलो लिखेंगे और आखिर में डॉलर का साइन लगा देंगे। तो ये जो डॉलर है ये साइन जो है प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज होती है, लोड इफेक्टिव एड्रेस। LEA स्टैंड्स फॉर लोड इफेक्टिव एड्रेस। इंटरप्ट 21H फंक्शन 9 को जब हम यूज करेंगे, एक्सपेक्ट्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग टू बी इन dx टू गेट इट देयर वी यूज अ न्यू इंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, न्यू इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे, LEA डेस्टिनेशन सोर्स। तो ये जो है अब हम देख लेते हैं, अगर डेस्टिनेशन इन जनरल रजिस्टर है एंड सोर्स इज मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना। अगर डेस्टिनेशन पे हमारे पास जनरल रजिस्टर पड़ा हुआ है और सोर्स पे जो है कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन यानी कि वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो यहां पे LEA इट पुट्स अ कॉपी ऑफ द सोर्स ऑफसेट एड्रेस। ये बात समझना, ये क्या करेगा, इट पुट्स अ कॉपी ऑफ द सोर्स, मतलब कि जो भी सोर्स में पड़ा हुआ होगा ना उसका ऑफसेट एड्रेस को ले लेगा और उसको कॉपी कर देगा डेस्टिनेशन एड्रेस पे, ठीक है। ये भाई इसका काम है LEA इंस्ट्रक्शन का। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर डेस्टिनेशन पे कोई AX रजिस्टर पड़ा है, सोर्स पे कोई एक मेमोरी लोकेशन यानी वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो इस डेस्टिनेशन के अंदर, इस सोर्स के अंदर जो भी चीज पड़ी होगी उसका ऑफसेट एड्रेस को कॉपी करके इसके अंदर मूव करा देगा, ठीक हो गया। जिस तरह से ये देखें LEA और आगे मैसेज है, ये एक वेरिएबल ही समझ लें आप, इसका जो भी लोड ऑफसेट एड्रेस होगा वो किस में चला जाएगा, dx में कॉपी कर देगा। पुट द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल मैसेज इनटू dx बिकॉज आवर सेकंड प्रोग्राम कंटेन द data segment, it will begin with the instruction that initialize the ds. The following paragraph explains why these instructions are needed. Okay, program segment prefix. तो आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स, PSP। अच्छा जी, जब भी हम प्रोग्राम बनाकर उसको असेंबलर के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम सबसे पहले मेमोरी में होता है लोड। तो उसमें जो डोज होती है उसके अंदर एक एरिया है जिसको PSP कहते हैं। सारा प्रोग्राम उसी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो PSP जो है एक्चुअली जो है ये है क्या, ये एरिया है क्या, द PSP कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम सारे का सारा होता है ना मेमोरी के अंदर, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है PSP के अंदर। तो दैट प्रोग्राम में एक्सेस दिस एरिया, तो इसलिए प्रोग्राम जो है पहले इस एरिया को एक्सेस करता है। डोज प्लेसेस इट्स सेगमेंट नंबर, यहाँ पे सेगमेंट नंबर देता है किसको, DS डेटा सेगमेंट को और एक्स्ट्रा सेगमेंट को प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले। द रिजल्ट इज दैट DS डज नॉट कंटेन द सेगमेंट नंबर, DS does not contain the segment number of the data segment. To correct this a program containing data segment begins with these two instructions. तो ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जब भी कोई मैसेज हम
प्रिंट करवाएंगे। ये बात याद रखना, ये @data वाला जो ये आपको सैंपल है, ये मोस्टली आपको बहुत हर प्रोग्राम में तकरीबन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, @data इज द नेम ऑफ द डेटा सेगमेंट। ये एक्चुअली क्या है, नाम है डेटा सेगमेंट का, जो कि डॉट डेटा जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, इसके अंदर डिफाइन होता है। द assembler ट्रांसलेट द नेम @data इनटू सेगमेंट नंबर। इसको ट्रांसलेट करता है कि इसमें सेगमेंट नंबर में 2 इंस्ट्रक्शन इसके लिए यूज होती हैं। बिकॉज अ नंबर द डेटा सेगमेंट नंबर, जो कि डेटा सेगमेंट नंबर होता है, मे नॉट बी मूव डायरेक्टली इनटू सेगमेंट रजिस्टर। जो कि सेगमेंट नंबर है ना, वो डायरेक्टली जो है सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मूव नहीं होता। तो उसमें समझ लो कि ये जो है एज अ मीडियम इसको यूज करेंगे। विद डीएस इनिशियलाइज वी मे प्रिंट द हेलो मैसेज बाय प्लेसिंग इट्स एड्रेस डीएस एंड एग्जीक्यूट इंटरप्ट 21H। तो यहाँ पे देख ले, लोड इफेक्टिव एड्रेस डीएक्स एक मैसेज है, स्ट्रिंग जो यानी कि एलईए जो इंस्ट्रक्शन है, ये मैसेज को यानी कि स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए ये एलईए जो इंस्ट्रक्शन है यूज होती है। ये मैसेज गेट करेगा dx और मूव AH9 डिस्प्ले स्ट्रिंग फंक्शन और इंटरप्ट 20H, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल प्रोग्राम प्रिंट स्ट्रिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H डॉट डेटा मैसेज DB हेलो, इसको प्रिंट करना है। तो इसका कोड सेगमेंट देख लें, ये डेटा है, स्टैक है, मॉडल है। सबसे पहले इनिशियलाइज करना है डीएस को। ये देखिए, ये पूरा काम जो है ना, ये जो हमने इतना पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, ये जो है इस डीएस के जरिए कैसे होगा, कैसे ये, क्योंकि ये सेगमेंट नंबर यहां से उठाएगा। यहां पे उसने बताया है ना कि भाई @data इनटू सेगमेंट नंबर 2 इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड बिकॉज अ नंबर जो डाटा सेगमेंट नंबर होता है मे नॉट बी मूव, डायरेक्टली मूव नहीं होता, ठीक है ना। एलईए जो इंस्ट्रक्शन है, जो वो जो सेगमेंट नंबर लोड इफेक्टिव एड्रेस जो ऑफसेट एड्रेस की बात कर रहे थे ना, तो मतलब कि जब भी हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए सेगमेंट नंबर रिक्वायर्ड होगा, जो कि डायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर में नहीं जाएगा। उसके लिए क्या है, किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक @data है, इसको हम यूज करेंगे। तो इनिशियलाइज किया AX @data, मूव डीएस के अंदर क्या किया, AX के अंदर जो चीज मूव की हुई है, जो सेगमेंट नंबर जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो इसके अंदर कॉपी होगा और फिर जो है डीएस के पास इनिशियलाइज होगा। डिस्प्ले मैसेज, मैसेज को क्या किया, डिस्प्ले किया, और एलईए डीएक्स, तो यहां पे मूव AX डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, लोड इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज की, डीएक्स रजिस्टर यूज किया और उसके अंदर मैसेज गेट किया, ठीक है, जो भी है, और आगे इसको प्रिंट करवा दिया। फिर आगे कैरी एज रिटर्न डॉस एग्जिट होने के बाद तो देखें जो प्रिंट होके आएगा वो ये है। समझ आ गई बात की। तो ये बेटा इसका तरीक़ेकार है मैसेज को प्रिंट करवाने का। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे केस कन्वर्जन प्रोग्राम का, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि ये आप लोग खुद मुझे जरा ना करके दिखाएं। इसके ऊपर आप लोगों की ये समझ लें कि चले प्रेजेंटेशन रख देते हैं इस प्रोग्राम की। ये आप लोग इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन लूंगा। और बाकी जो है आज जरा अब हम एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में जो है इसको आप करेंगे, जरा हल सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट होगी और केस कन्वर्जन प्रोग्राम जो है ये आपका केस कन्वर्जन प्रोग्राम, ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी पूरी क्लास की। तो ये चैप्टर 4 था जो कि हमने पढ़ लिया है और काफी लेंथी चैप्टर था, 3 पार्ट्स बन गए हैं इसके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।